नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यू सक्षम मोबाइल ऐप में। और आप और हम अपने पिछले सेशन में दोस्तों जलमंडल पर चर्चाएं कर रहे थे। और जलमंडल की अगर हम बात करें तो हमने जलमंडल के विस्तार से संबंधित कुछ तथ्यों को देखा। जलमंडल का विभाजन हम पढ़ रहे थे। विश्व के जो 5 महासागर थे, इन 5 महासागरों के बारे में हमें जानकारी लेनी थी। हमने स्टार्ट किया था दोस्तों प्रशांत महासागर से। और प्रशांत महासागर जो कि एक पैसिफिक प्लेट के रूप में भी हम पढ़ते हैं, एक मात्र जलीय प्लेट। महाद्वीपों के अंतर्गत हम देखते हैं स्थलीय प्लेटें हमें देखने को मिलती है। एकमात्र अगर जल प्लेट की हम बात करते हैं तो ये पैसिफिक प्लेट आ जाती है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर के रूप में हमने इसकी चर्चा की थी दोस्तों। विश्व का सबसे गहरा महासागर भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कि पश्चिमी और पूर्वी दोनों गोलार्धों में लगभग समान रूप से फैला हुआ है। और इस महासागर के अंतर्गत हमने कुछ सीमांत सागरों की बात की थी, जैसे ओखोटस्क सागर आ जाता है, जापान सागर आ जाता है, दक्षिणी चीन सागर आ जाता है दोस्तों, अलास्का की खाड़ी आ जाती है, ठीक है। यहाँ से अगर देखें आराफोरा सागर आ जाता है, तस्मान सागर आ जाता है। ये जितने भी हैं ये इसके सीमांत सागर हैं। फिर हमने चर्चा की दोस्तों कि प्रशांत जो महासागर है, इस प्रशांत महासागर को पृथ्वी का अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। कारण ये है कि यहाँ पर अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट आपस में टकराती हैं और कंपन हो जाता है। कंपन के साथ में हमें अनेक ज्वालामुखी घटनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं। तो जितने भी ज्वालामुखी हैं इसके पार्श्व भागों में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो हमने इसको रिंग ऑफ फायर की संज्ञा दी थी। पृथ्वी का अग्निवलय भी हमने इसको कहा था दोस्तों। अब बात आती है कि कुछ जल संधियों पे भी चर्चाएं कर ली थी। जल संधियों के बाद में अगर बात करते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ देखने को मिलते हैं अनेक द्वीप, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो द्वीप हमने पढ़ा था ये पढ़ा था हवाई द्वीप समूह है। हवाई द्वीप समूह है। और हवाई द्वीप समूह को दोस्तों प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। यानी कि प्रशांत महासागर में आने वाले जितने भी जलयान हैं, इन सभी जलयानों के मध्य मार्ग में एक स्टेशन के रूप में, एक मुख्य पतन के रूप में इसको काम में लिया जाता है। इसीलिए इसे प्रशांत महासागर का चौराहा भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए दोस्तों यहाँ तो कुछ अन्य द्वीप मालाएं हमें देखने को मिलेंगी। इसके अतिरिक्त तो अन्य द्वीप मालाओं में एक तो आ जाता है माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड, आदि, ठीक है। अब बात करें दोस्तों आगे, तो इस महासागर में हमें एक प्रवाल भित्ति दिखाई देती है, प्रवाल भित्ति। और प्रवाल भित्ति की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रवाल भित्ति दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में तस्मान सागर में स्थित है। प्रश्न बन सकता है विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो यहाँ हमारा जवाब होगा दोस्तों, इस प्रवाल भित्ति का नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? प्रशांत महासागर में है। किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है दोस्तों। लगभग 1920 किलोमीटर लंबी ये प्रवाल भित्ति है, जिसे हम विश्व की सबसे लंबी कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति कहते हैं, ठीक। दूसरा, इस महासागर की अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त, विश्व का सबसे गहरा गर्त। तो विश्व का सबसे गहरे गर्त की अगर हम बात करते हैं मेरियाना ट्रेंच,
और मेरियाना ट्रेंच जो है फिलीपींस द्वीप समूह के निकट, मेरियाना ट्रेंच 11,022 मीटर गहरा है दोस्तों। फिलीपींस द्वीप समूह के निकट यह विश्व का सबसे गहरा गर्त हो जाता है। और यहाँ अगर हम बात करते हैं तो ये उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित है। कुछ अन्य गर्त भी आ जाते हैं, जैसे टोंगा गर्त की अगर हम बात करें तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। कमचटका गर्त की बात करते हैं तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। तो ये यहाँ पर मिलने वाले कुछ गर्त हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न अपने लिए रहेगा कि विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो मेरियाना ट्रेंच है। विश्व का सबसे गहरा गर्त किस महासागर में है, प्रशांत महासागर में है। और विश्व का सबसे गहरा गर्त किसके निकट है, तो फिलीपींस द्वीप समूह के निकट ये स्थित हो जाता है। फिलीपींस द्वीप समूह भी अगर देखें तो यहाँ पर जब हम द्वीपों की बात कर रहे थे तो फिलीपींस द्वीप समूह भी, फिलीपींस द्वीप समूह ये भी प्रशांत महासागर में स्थित एक प्रमुख द्वीप है दोस्तों। ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर का सामान्य सा वर्णन। अब देखो यहाँ कुछ जलधाराएं देखने को मिलती हैं, और जलधाराओं का जो टॉपिक है वो एक अलग बड़ा टॉपिक हमारा रहेगा, लेकिन फिर भी हम 2-3 जलधाराओं की यहाँ चर्चाएं कर लेते हैं दोस्तों कि जलधाराएं जो हैं वो क्यों उत्पन्न होती हैं। जलधाराएं प्रकृति के आधार पर देखें तो कितने प्रकार की होती हैं, सामान्य सी बात कर लेते हैं। तापमान में अंतर के कारण, जल के घनत्व में अंतर के कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, अनेकों ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जलधाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। अब जो जलधाराएं हैं ये स्वभाव के आधार पर 2 प्रकार की होती हैं दोस्तों। एक तो गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। विषुवतीय क्षेत्रों में जिनकी उत्पत्ति होती है इन्हें हम गर्म जलधाराएं कहते हैं, और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाली जो होती हैं ये ठंडी जलधाराएं कहलाती हैं। इस महासागर के अंतर्गत अगर देखें तो कुछ गर्म जलधाराओं की अगर हम बात करते हैं, गर्म जलधाराएं, तो यहां हम बात करेंगे एक तो उत्तरी विषुवतीय, गर्म जलधारा। विषुवत रेखा के ठीक उत्तरी भाग में जो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पश्चिमी प्रवाह के कारण, या फिर हम बात करें व्यापारिक जो पवनें आती हैं इनका पश्चिम की ओर प्रवाह हो जाता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है तो जल का जो प्रवाह है वो पश्चिम की ओर हो जाता है। तो यहाँ से गर्म जलधाराएं जो हैं वो पश्चिम दिशा में चलती हैं, इन्हें ही हम कहते हैं उत्तरी विषुवतीय जलधारा। इसे आगे जाकर क्यूरोसियो की धारा भी कहा जाता है। क्यूरोसियो की धारा, फिर इसे हम पढ़ते हैं आगे जापान के निकट सुसीमा की धारा। ठीक है, अमेरिका के पश्चिमी तट पर इसको कहा जाता है अलास्का की धारा। तो ये कुछ गर्म जलधाराओं के उदाहरण हैं जो हमें उत्तरी क्षेत्र में मिलते हैं। अगर हम दक्षिणी प्रशांत महासागर में चलते हैं तो यहाँ हम इसे कहेंगे दक्षिणी विषुवतीय गर्म जलधारा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में जब आती है तो यहाँ इसे कह दिया जाता है दोस्तों पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। जलधाराओं के टॉपिक में आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। फिलहाल हमें केवल विभाजन करना है कि कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं, कौन कौन सी गर्म जलधाराएं संबंधित महासागर से मिलती हैं। ठीक है, ये तो कुछ गर्म जलधाराएं थी। यही अगर हम ठंडी जलधाराओं की बात करते हैं दोस्तों, ठंडी जलधाराएं प्रशांत महासागर में मिलने वाली जो ठंडी जलधाराएं हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले तो आयोसियो की धारा जो कमचटका प्रायद्वीप के निकट से आ जाती है, तो हम इसे कहेंगे दोस्तों कमचटका या फिर आयोसियो, कमचटका की धारा या आयोसियो की धारा। ये जलधारा दोस्तों उत्तरी जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ की ओर से आ जाती है और कमचटका प्रायद्वीप से ये नीचे प्रशांत महासागर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद में यहीं पर आ जाती है ओखोटस्क की जलधारा,
ओखोटस्क जो सागर है प्रशांत महासागर का एक भाग है, यहाँ पर आ जाती है ओखोटस्क की जलधारा। अमेरिका के पश्चिमी तट पर अगर देखें तो यहाँ आ जाती है दोस्तों कैलिफोर्निया जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा। इसके बाद में अगर हम दक्षिण की ओर चलते हैं तो दक्षिण की ओर आ जाती है पेरू जलधारा, जिसे कहा जाता है हम्बोल्ट की धारा। हमें ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कहाँ से कहाँ की ओर चलती हैं, क्योंकि अलग अलग एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड जो है वो अलग अलग तरीके से हो जाता है। यहाँ अगर हम बात करते हैं जो सामान्य सी एग्ज़ाम हमारे सामने है, जैसे मान लीजिएगा कि दिल्ली पुलिस में कोई सामान्य सा प्रश्न बन रहा है, राजस्थान पुलिस में वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कोई प्रश्न बन रहा है, तो ऐसे एग्जाम्स के लिए दोस्तों देखो केवल सीधा सीधा प्रश्न है कि पेरू जलधारा प्रकृति से किस प्रकार की जलधारा, ठंडी है कि गर्म है, ठीक है, या पेरू जलधारा किस महासागर से संबंधित है। तो ऐसा कोई प्रश्न हमारे सामने आ जाता है। तो ये आपके सामने है कुछ ठंडी जलधाराएं, या आपके सामने है कुछ गर्म जलधाराएं। तो दोस्तों ये हमारा प्रशांत महासागर आज कंप्लीट है, हमने रिवाइज इसको कर लिया है, कुछ संबंधित जानकारियां हम आपके सामने रख चुके हैं। अब देखिएगा आगे हम चर्चा करेंगे अगले महासागर की, और विश्व का दूसरा जो बड़ा महासागर हमारे सामने है दोस्तों, यह है अटलांटिक या अंध महासागर। तो आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे हम पढ़ने वाले हैं दूसरे महासागर को। अब देखिए दोस्तों हमारे सामने विश्व का दूसरा जो बड़ा महासागर है वो आ जाता है अटलांटिक महासागर या अंध महासागर, ठीक है। आप पिछले सेशन में पिछले महासागर के अंतर्गत देख चुके हैं कि हम एक महासागर में कौन कौन सी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। देखो यहाँ अगर हम बात करते हैं इस अटलांटिक महासागर की, तो वही सामान्य सी विशेषताएं हमें देखनी है दोस्तों जो हमने प्रशांत महासागर के अंतर्गत देखी थी। हमारा उद्देश्य वही रहेगा कि इस महासागर के अंतर्गत हमें कौन कौन से छोटे सागरों को पढ़ना है, कौन से द्वीपों को पढ़ना है, कौन सी जलसंधियाँ यहाँ पर आ जाती हैं, या कौन सी जलधाराएँ यहाँ से संबंधित हो जाती है। सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि विश्व का दूसरा बड़ा महासागर, विश्व का दूसरा बड़ा महासागर प्रशांत महासागर के बाद में अगर कोई बड़ा महासागर हमें पढ़ने को मिलता है तो अटलांटिक महासागर आ जाता है, जिसे हम अंध महासागर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी विशेष बात, प्रशांत महासागर का 1/2 भाग, इसकी साइज की अगर हम बात करते हैं, क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं, तो प्रशांत महासागर का लगभग 1/2 भाग आ जाता है। यही अगर हम बात करते हैं तो यह विश्व के एक बटा 6 भाग पर विस्तृत है, विश्व के लगभग 1/6 भाग पर ये विस्तृत हो जाता है। यहाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि अगर इसकी आकृति के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, आकृति, तो आकृति आ जाती है दोस्तों अंग्रेजी के एस के समान, अंग्रेजी वर्णमाला के एस अक्षर के समान अगर देखें किस महासागर की आकृति हमें देखने को मिलती है, तो अटलांटिक महासागर की आकृति हमारे सामने आ जाती है, ठीक। अब अटलांटिक महासागर को बाय डायग्राम अगर हम देखें, क्योंकि ज्योग्राफी जो है मानचित्र कला का खेल है दोस्तों, जब तक हमें मैप में सभी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक हम अपने प्रश्न को हल नहीं कर सकते। तो देखिएगा यहाँ अगर हम बात करते हैं दोस्तों, अटलांटिक महासागर की जो स्थिति है वो कहाँ हमें देखने को मिलेगी। दूसरा, अटलांटिक महासागर में कौन कौन सी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अटलांटिक महासागर की स्थिति दोस्तों कहाँ है। जब हम अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते हैं, अमेरिका महाद्वीप
के अंतर्गत उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों महाद्वीपों को हम पढ़ेंगे दोस्तों। इन दोनों महाद्वीपों के बाद में अगर देखा जाता है तो इनके पूर्वी भाग में हमें एक सागर देखने को मिलता है दोस्तों। इस सागर का नाम ही होता है अटलांटिक महासागर। यह हमारे सामने अमेरिकन प्लेट है, ठीक। इसके बाद देखें, इस अटलांटिक महासागर को छोड़ने के बाद में दोस्तों यहाँ से हमारे सामने कुछ और महाद्वीप आ जाते हैं, जिनके अंतर्गत ये तो आ जाता है अफ्रीका महाद्वीप। और अफ्रीका महाद्वीप के बाद में दोस्तों यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं तो एक कटे फटे तट वाला विश्व का एक विकसित महाद्वीप भी हमें देखने को मिल जाता है। और विश्व के विकसित महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं, सभी को पता होगा भाई, यहाँ से हम यूरोप महाद्वीप की चर्चाएं करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिएगा, अब हमारे सामने जो स्पेस दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस स्पेस के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर हमें दिखाई देगा और यह है एस। इसी महासागर का नाम है अटलांटिक महासागर, ठीक है। दूसरी विशेष बात दोस्तों, अगर हम इस अटलांटिक महासागर को भागों में विभाजित करते हैं तो देखिएगा यहाँ से विषुवत रेखा है जो गुजर जाती है, ठीक है। इसके उत्तरी भाग को हम उत्तरी अटलांटिक कहेंगे, दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी अटलांटिक कह देंगे। यह हमारे पास में जो रेखा आ रही है दोस्तों, ये आ जाती है विषुवत रेखा, ठीक। इसके बाद में यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो एक रेखा और आ जाती है और इस रेखा का नाम होता है दोस्तों ग्रीनविच रेखा, यानी कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इस पर हम चर्चाएं कर चुके हैं, लॉन्गिट्यूड देशांतर को कहते हैं, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कर लो या ग्रीनविच रेखा की बात कर लो, ये विश्व की प्रधान याम्योत्तर रेखा है, ये विश्व की प्रधान अक्षांश 0 डिग्री विषुवत रेखा है। दोनों एक दूसरे को काट रही हैं दोस्तों। किस महासागर में दोनों एक दूसरे को काट देती हैं? तो हमारा जवाब होगा अटलांटिक महासागर में दोनों ही रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। अब बात आती है कि अटलांटिक महासागर काफ़ी विस्तृत भाग है और इस विस्तृत भाग के अंतर्गत ये जो स्थान हम देख रहे हैं जहाँ दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट देती हैं दोस्तों, तो इस क्षेत्र का नाम हो जाता है यहाँ पर गिन्नी की खाड़ी। अटलांटिक महासागर का वह भाग जहाँ दोनों एक दूसरे को काट देती हैं, ये दोनों रेखाएं जहाँ काटती हैं, इसको कहा जाता है गिन्नी की खाड़ी। अब देखिए, यहाँ छोटा सागर आता है, इस सागर का नाम हो जाता है कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर। अगर हम ऊपर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी के अंतर्गत नीचे कुछ द्वीप आ जाते हैं। एंटीलीज द्वीप समूह है, क्यूबा जहाँ पर स्थित होता है, ठीक है। एंटीलीज का मोती भी कहते हैं। ये काफ़ी सारी जानकारियाँ जो हम पढ़ने वाले हैं। इन सब के बाद में अगर देखें तो अब देखिएगा, यहाँ से हम बात करेंगे दोस्तों ऊपर की ओर, ये हडसन की खाड़ी आ जाती है। राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न भी था एक बार कि विश्व की सबसे लंबी तटीय सीमा की खाड़ी हडसन की खाड़ी, जो कि आर्कटिक महासागर की ओर खुल जाती है दोस्तों, ठीक है। अब अगर हम इस महासागर के अंतर्गत कुछ और सागरों की बात करते हैं तो मध्यवर्ती भाग में एक सागर आ जाता है। इस सागर का नाम होता है सारगेसो सागर, ठीक है। यहाँ हमें देखने को मिलेगी दोस्तों बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी ज़्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे। हमारे सामने जो महत्वपूर्ण है, एक तो मैक्सिको की खाड़ी और एक यहाँ पर आ जाती है कैरिबियन सागर, एक यहाँ आ जाता है गिन्नी की खाड़ी, एक सारगेसो सागर, ठीक है। इन सब के बाद अगर देखें तो देखिएगा कुछ द्वीप हमें यहाँ ज़रूर दिखाई देंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है दोस्तों, ये सबसे बड़ा जो द्वीप आ जाता है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। उत्तरी जो सीमा है वो आर्कटिक महासागर की ओर है, दक्षिणी सीमा की बात करते हैं अटलांटिक महासागर की ओर आ जाती है। कुछ और द्वीपों की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर आ जाता है आइसलैंड। आइसलैंड द्वीप यहाँ आ जाता है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करते हैं न्यू फाउंडलैंड, ये एक द्वीप आ जाता है दोस्तों। न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है, आइसलैंड एक द्वीप है, सेटलैंड यहीं पास में द्वीप हो जाता है। दक्षिण की ओर अगर हम बात करते हैं
तो वोवेट द्वीप आ जाता है, वोवेट द्वीप। यहाँ बात कर लेते हैं, एक द्वीप आ जाता है सेंट हेलेना द्वीप, बेफेलो नदी के मुहाने पर है सेंट हेलेना द्वीप। और जो इतिहास में रुचि रखते हैं, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है सेंट हेलेना द्वीप, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित एक द्वीप है। विशेष बात यह है कि वाटरलू के युद्ध के बाद में नेपोलियन बोनापार्ट को बंदी बनाकर यहाँ रखा गया था। तो द्वीप कौन सा है? ये द्वीप आ जाता है दोस्तों सेंट हेलेना द्वीप। ठीक है, ऐसे ही कुछ द्वीप यहाँ आ जाते हैं। द्वीप का नाम है कनारी द्वीप समूह है। फिर यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ये जो द्वीप आ जाता है, इस द्वीप का नाम होता है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हमें एक तो मिलता है ग्रेट ब्रिटेन, एक आ जाता है उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड द्वीप समूह को मिलाकर दोस्तों यहां पर कहा जाता है इसको यूनाइटेड किंगडम। और इस यूनाइटेड किंगडम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कुछ और द्वीप आ जाते हैं, जैसे ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत एक तो आ जाता है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इस प्रकार के कुछ द्वीप हैं। इन सभी द्वीपों को मिलाकर यहाँ पर नाम दे दिया गया है दोस्तों इसको ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ आपको वापस लेके जाना चाहता हूँ सारगेसो सागर पे। और सारगेसो जो सागर है ये एक सारगेसम नामक घास के कारण प्रसिद्ध है, एक जड़ विहीन घास आ जाती है। अब अगर हम विषुवत रेखा के उत्तर वाले भाग की बात करते हैं दोस्तों यहाँ से, तो ये वाला जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा भाग जो है वो उत्तरी अटलांटिक महासागर है। और उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है ये विश्व का सबसे व्यस्ततम महासागरीय जलमार्ग। उत्तरी अटलांटिक विश्व का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग। उत्तरी अटलांटिक महासागर जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा उत्तरी अटलांटिक महासागर है। विश्व में जलीय मार्ग के द्वारा होने वाला जो परिवहन है, इस परिवहन का लगभग कुल परिवहन का लगभग 1/4 जो भाग है, लगभग 25% जो जलीय परिवहन है, ये हो जाता है उत्तरी अटलांटिक के अंतर्गत। देखिएगा उत्तरी जो अमेरिका महाद्वीप है, ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप यहाँ यूरोप महाद्वीप से जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका की। उत्तर अमेरिका महाद्वीप यूरोप के साथ में जुड़ जाता है। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं अफ्रीका के साथ में जुड़ जाता है। उत्तर अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, ये पूर्वी भाग पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के साथ में जुड़ जाता है। तो लगभग जो परिवहन है अगर हम देखें तो व्यस्ततम महासागरीय मार्ग के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। दोस्तों ऐसे ही कुछ अन्य प्रश्न भी हमें देखने को मिल जाते हैं। ये हमारी एक्स्ट्रा नॉलेज के अंतर्गत हमें रखना है कि कई बार पूछ लेते हैं विश्व का व्यस्ततम नहरी मार्ग, विश्व का व्यस्ततम नहरी मार्ग। तो देखिएगा अगर नहरी मार्ग की बात करते हैं, नहर के बारे में कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हमारा जवाब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर स्वेज नहर, स्वेज कैनाल, स्वेज नहर विश्व की व्यस्ततम नहर प्रणाली के रूप में हम पढ़ते हैं। ठीक है, यही अगर एक और प्रश्न आ जाता है दोस्तों, विश्व का व्यस्ततम नदी मार्ग, तो विश्व का व्यस्ततम अगर नदी मार्ग पूछ लिया जाता है
तो जब हम महाद्वीपों को पढ़ेंगे, महाद्वीपों में विकसित महाद्वीप यूरोप को पढ़ेंगे, यूरोप के एक विकसित औद्योगिक क्षेत्र रूहर प्रदेश को पढ़ेंगे जर्मनी के अंतर्गत। वहाँ से गुजरने वाली एक नदी आ जाती है दोस्तों, और इस नदी का नाम होता है राइन नदी। राइन नदी। तो ये विश्व का व्यस्ततम नदी मार्ग हो जाता है, विश्व का व्यस्ततम नहरी मार्ग हो जाता है, विश्व का व्यस्ततम महासागरीय मार्ग हो जाता है। तीनों में हम तुलना कर सकते हैं। अगर महासागरीय मार्ग के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो जवाब होगा उत्तरी अटलांटिक जो महासागरीय जल मार्ग है, ये विश्व का व्यस्ततम सागरीय जल मार्ग है दोस्तों। विश्व का व्यस्ततम नहरी मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो स्वेज नहर के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कई बार प्रश्न बन जाता है स्वेज नहर कहाँ है, तो देखिएगा स्वेज नहर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, ये जो भाग आ जाता है यहाँ भूमध्य सागर को हम पढ़ने वाले हैं। भूमध्य सागर, ठीक है। और भूमध्य सागर के बाद में यहाँ हिंद महासागर का एक जो सीमांत सागर है लाल सागर को हम पढ़ने वाले हैं। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली एक नहर आ जाती है, यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी का नाम हो जाता है स्वेज नहर, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही एक और जल संधि है, इस जल संधि की हम यहाँ चर्चाएं करेंगे। जल संधि आ जाती है दोस्तों भूमध्य सागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि आ जाती है, और इस जल संधि का नाम होता है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं भाई। जिब्राल्टर जल संधि किन किन को जोड़ती है, किन दो सागरों को आपस में जोड़ देती है, तो देखिएगा जिब्राल्टर जल संधि की बात कर लेते हैं। एक तो आ जाता है उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर को दोस्तों, उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है, इस उत्तरी अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि ने भूमध्य सागर के साथ में जोड़ दिया है। तो हम जोड़ देंगे भूमध्य सागर से, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देती है। अलग किसको करती है भाई, ये तो जोड़ने का काम कर दिया, अलग किसको करती है, तो अलग करते हैं यहाँ पर अफ्रीका का एक देश आ जाता है दोस्तों मोरक्को, और यूरोप महाद्वीप का एक देश आ जाता है स्पेन। स्पेन को मोरक्को से पृथक करने वाली एक जल संधि आती है, इस जल संधि का नाम होता है जिब्राल्टर जल संधि। अब अपनी जैसे एग्जाम के अंतर्गत इसकी विशेष बात जो कई बार पूछी गई है, इस जल संधि को क्या कहा जाता है, तो भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं, तो भूमध्य सागर की कुंजी कह देते हैं जिब्राल्टर जल संधि को, क्योंकि जिब्राल्टर जल संधि ने यहाँ भूमध्य सागर में प्रवेश करने के लिए मार्ग प्रदान किया है। तो सीधी सीधी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ हम इसको कुंजी की संज्ञा देंगे कि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, ये जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर की कुंजी कहलाती है। ऐसे ही एक और जल संधि की हम बात करने वाले हैं, डेविस जल संधि यहाँ पढ़ेंगे दोस्तों। और देखिएगा डेविस जो जल संधि है, ये डेविस जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को, उत्तरी अटलांटिक महासागर को किसी सागर से जोड़ती हैं। तो आप बता सकते हैं सागर जो यहाँ होगा एक खाड़ी के रूप में हम पढ़ते हैं, और ये आ जाती है बेफिन द्वीप समूह के निकट बेफिन की खाड़ी। बेफिन की खाड़ी को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जो जल संधि आती है, इसे कहा जाता है डेविस जल संधि। तो दूसरी जल संधि हमारे सामने है डेविस जल संधि, ठीक है। डेविस जल संधि जो है ये जोड़ रही है दोस्तों, किसको किससे जोड़ देती है, तो हम बात कर लेते हैं बेफिन की खाड़ी को, बेफिन की खाड़ी को ये जोड़ देती है उत्तरी अटलांटिक महासागर से, उत्तरी अटलांटिक महासागर के साथ में ये जोड़ देती है, ठीक है। दो जल संधियां हो गई हमारे सामने। तीसरी जल संधि की हम बात कर लेते हैं, तो ये जो हमने यूनाइटेड किंगडम पढ़ा है, इस यूनाइटेड किंगडम के यहाँ दक्षिणी भाग में और इसके उत्तरी भाग में, यहाँ दोनों ही ओर जलीय क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक जल संधि आ जाती है, और जल संधि आती है दोस्तों
डोवर जल संधि। डोवर जल संधि। डोवर जल संधि की हम बात करें तो ये जोड़ देता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ने वाली जो जल संधि आ जाती है, ये आ जाती है डोवर जल संधि। तो यहाँ देखो हमने कुछ सीमांत सागरों को पढ़ा है दोस्तों। सीमांत सागरों के बाद में हमने कुछ जल संधियों को पढ़ लिया। जल संधियों के अतिरिक्त हमने कुछ द्वीपों को पढ़ लिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड यहाँ हो जाता है, जिसका दक्षिणी भाग अटलांटिक महासागर से लगता है। उत्तरी भाग की हम बात करते हैं तो ये आर्कटिक महासागर में स्थित होगा। ठीक है, यहीं अगर हम बात कर लेते हैं न्यू फाउंडलैंड द्वीप, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप थोड़ा सा महत्वपूर्ण है दोस्तों। कारण ये है कि इस द्वीप के निकट दो जलधाराएं मिलती हैं, एक ठंडी जलधारा और एक गर्म जलधारा, जिनके बारे में अब तक सबसे ज़्यादा बार प्रश्न रिवाइज हुआ है। वो जलधाराएं हैं दोस्तों यहाँ। तो एक बार के लिए हम थोड़ा शॉर्ट में इनको देख लेते हैं। जलधाराएं, और जलधाराओं की हम बात करते हैं, वहीं दोस्तों दो प्रकार की जलधाराएं हैं। एक तो आ जाती हैं गर्म जलधाराएं और एक आ जाती हैं ठंडी जलधाराएं। सीधी सीधी बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां गर्म जलधारा के अंतर्गत वही उत्तरी विश्वतीय जलधारा। उत्तरी विश्वतीय जो जलधारा है ये विषुवत रेखा के निकट प्रारंभ होती है और कैरेबियन सागर में स्थित द्वीपों से टकराकर दो भागों में बट जाती है। एक तो एंटीलीज की धारा, एक फ्लोरिडा की धारा के नाम से जानी जाती है। हम इतना गहराई में नहीं जाएंगे दोस्तों। आगे जब ये मेक्सिको की खाड़ी में आती है, जब ये गर्म जलधारा मेक्सिको की खाड़ी में आती है, तब यहाँ एक विशेष नाम इसको दिया जाता है। इसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। अब काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि खूब बार नाम सुना हुआ है। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा का संबंध अटलांटिक महासागर से है और अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग से हो जाता है। अब यहाँ अटलांटिक महासागर के उत्तरी भाग में देखिए गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा आ रही है। यहीं उत्तरी भाग से एक ठंडी जलधारा भी आती है और इस ठंडी जलधारा का नाम हो जाता है दोस्तों लेब्राडोर। ठंडी जलधारा का नाम होता है लेब्राडोर, ठंडी जलधारा। गौर कीजिएगा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा किस द्वीप समूह के निकट, तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट मिल जाती हैं, जहां दोनों जलधाराएं आपस में मिलती हैं दोस्तों। यहाँ तापमान सामान्य हो जाता है और एक सूक्ष्म जलीय वनस्पति का विकास होता है। इस सूक्ष्म जलीय वनस्पति को प्लैंकटन कहते हैं और प्लैंकटन मछलियों का प्रमुख खाद्य पदार्थ है। और यही कारण है दोस्तों कि इस क्षेत्र में हमें एक मत्स्य बैंक के रूप में प्रसिद्ध नाम देखने को मिलता है और ये नाम आ जाता है ग्रांड बैंक, मत्स्य केंद्र। तो मत्स्य केंद्रों की अगर हम बात करते हैं तो नाम आ जाता है दोस्तों ग्रांड बैंक। ठीक है, ग्रांड बैंक क्यों प्रसिद्ध है? मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ग्रांड बैंक स्थित है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। किस द्वीप समूह के निकट स्थित है? तो न्यू फाउंडलैंड द्वीप समूह के निकट स्थित है। किन दो जलधाराओं के संगम पर स्थित है? तो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा के ऊपर ये स्थित हो जाता है दोस्तों। कुछ अन्य बैंक और यहाँ छोटे छोटे विकसित हो जाते हैं। ग्रांड बैंक के अलावा अगर हम देखें तो सेंट जॉर्जेस बैंक, ग्रेट पियरी बैंक। हालांकि नाम सबसे ज़्यादा जो अब तक पूछा गया है ग्रांड बैंक से संबंधित पूछा गया है कि ग्रांड बैंक जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। तो सभी को पता है कि ग्रांड बैंक का संबंध जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और ग्रांड बैंक की अगर हम बात करते हैं तो ग्रांड बैंक के साथ में कुछ छोटे अन्य मत्स्य बैंक जो है वो विकसित हो जाते हैं, जैसे सेंट जॉर्जेस बैंक आ जाता है, ग्रेट पियरी बैंक आ जाता है। ये अन्य केंद्र हैं जहाँ से मछली उत्पादन
किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इनके बाद अगर देखा जाए तो अन्य जो जलधाराएं आ जाती हैं, अन्य जलधाराओं के अंतर्गत हमें गर्म जलधाराओं में फ्लोरिडा की धारा भी देखने को मिलती है। ठीक है, एरमिंजर की धारा भी हमें देखने को मिल जाती है। यही ठंडी जलधाराओं में एक नाम और आ जाता है दोस्तों, और इसे कहा जाता है पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा। पूर्वी ग्रीनलैंड जो जलधारा है, ये पूर्वी ग्रीनलैंड जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से यहाँ से आ जाती है। यही अगर हम बात करते हैं तो गर्म जलधारा के अंतर्गत नॉर्वेजियन जलधारा, नॉर्वेजियन जो जलधारा है वो एक गर्म जलधारा के रूप में हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो देखिएगा दक्षिण की ओर चलने पर हमें दक्षिणी विषुवतीय जलधारा देखने को मिलती है, और आगे हम देखें तो ब्राज़ील जलधारा, ये ब्राज़ील जलधारा भी यहाँ पर स्थित एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। अब देखो यहाँ से अगर देखा जाए लेब्राडोर ठंडी जलधारा है, ग्रीनलैंड ठंडी जलधारा है। अन्य ठंडी जलधाराओं के अंतर्गत देखा जाए तो कनारी जलधारा, कनारी जलधारा जो कि कनारी द्वीप समूह के निकट अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आ जाती है कनारी जलधारा। इसके बाद अगर देखें तो ठंडी जलधारा में नाम आ जाता है बेंगुला जलधारा, और बेंगुला जलधारा की बात करें दक्षिण की ओर से आने वाली जो ठंडी जलधाराएं हैं ये अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर यहाँ पर बेंगुला के नाम से जानी जाती है। ये तो हमारा सामान्य सा परिचय हो गया जलधाराओं को लेके। अपने लिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो ये आ जाता है कि गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर ये दोनों जलधाराएं कहाँ मिलती हैं, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के निकट मिल जाती हैं। या फिर हम बात करते हैं बेंगुला जलधारा का संबंध है तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर से संबंधित है। इन सब के बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो हम जो दो द्वीपों की चर्चाएं कर रहे थे, एक तो आइसलैंड उत्तर में, ठीक है, दक्षिण में हमने वोवेट द्वीप को देखा। आइसलैंड से लेकर वोवेट द्वीप तक, आइसलैंड उत्तर में है, वोवेट दक्षिण में है, तो महासागर के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक अगर देखा जाए तो यहाँ एक कटक देखने को मिलता है, और इस कटक को कहा जाता है मध्य अटलांटिक कटक। कटक एक जलीय क्षेत्र में स्थित चट्टानी स्वरूप कह सकते हैं, एक पहाड़ी श्रृंखला भी हम कह सकते हैं, और महासागरों का एक छिछला पर्वतीय भाग भी हम कह सकते हैं। मध्य अटलांटिक कटक की अगर बात करें तो विश्व की सबसे लंबी कटक, विश्व की सबसे लंबी कटक, इसे मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। इन सब के बाद में अगर देखा जाए तो हम कुछ गर्त की भी बात कर लेंगे कि प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त हमने पढ़ा था मेरियाना ट्रेंच। यहाँ दोस्तों हम बात करेंगे कि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो गर्त की जब हम बात करेंगे तो गर्त आ जाता है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको जो गर्त है, ये प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त है, 9293 मीटर गहरा है, और ये स्थित हो जाता है उत्तरी अटलांटिक में। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक में विश्व का सबसे गहरा, दूसरा अगर गहरा गर्त की बात करते हैं, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त हम बात करेंगे तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा जो गर्त आ जाता है ये है प्यूर्टो रिको 9293 मीटर। जबकि हमने विश्व के सबसे गहरे गर्त की बात की थी तो ये प्रशांत महासागर में था, मेरियाना ट्रेंच। तो दोस्तों ये अटलांटिक महासागर था, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगले सेशन में अगले महासागर की ओर। धन्यवाद।